वेलकम डियर फ्रेंड्स वंस अगेन। और हम आते हैं ये प्री बोर्ड वन केंद्रीय विद्यालय संगठन दिल्ली रीजन के क्वेश्चन पेपर के साथ। और ये हमारा 4th क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों का, चलिए इसका इंग्लिश वर्जन हम लेते हैं। ठीक है, तो स्टेटमेंट, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1 कहता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट्स इज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? अकाउंटिंग स्टेटमेंट है। अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट की, अच्छा चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट्स रिकॉर्ड्स द फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस ऑफ द कंट्री विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, इन द लाइट ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द फॉलोइंग। अब ये क्वेश्चन देखो, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन डायरेक्ट बैलेंस ऑफ पेमेंट के डिफिनीशन पर ही आधारित है, इसलिए बहुत इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। लेकिन जिसको डिफिनेशन ही याद नहीं है दे विल बी फेल टू आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो पहली बात मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप एक टाइम बना लो, सवेरे का टाइम। मैंने बहुत सारे बच्चों को मैंने मॉर्निंग में उठाया भी है, तो मैं उनको हमेशा बोलता हूँ कि आप लेसन वाइज कम से कम 15-20 डिफिनेशन इकट्ठा कर लो। इस डिफिनेशन को हम सवेरे उठ के केवल यही काम करेंगे, डिफिनेशन याद करेंगे और उसको लिखेंगे। डिफिनेशन याद करेंगे, लिखेंगे। और मुझे बहुत खुशी होती है बताते हुए कि बहुत सारे बच्चों ने ये हमारी बात को फॉलो किया, वो इन्होंने लिखा और उन्होंने मुझे वीडियो बना के भेजा भी। तो आई एम जस्ट हैप्पी विद दैट कि मुझे बहुत अच्छा लगा। और उनके प्री बोर्ड 1 में मार्क्स भी बढ़ गए हैं। और जिन बच्चों ने नहीं फॉलो किया, मेरी बात को नहीं समझा, उसकी वैल्यू नहीं की, उनके मार्क्स घट गए हैं और बहुत से बच्चे के बहुत सारे खराब मार्क्स भी आए। तो मैं एक बार फिर आपको रिमाइंड कराऊंगा, मैं आपको फिर दोबारा बताना चाहूँगा, मोटिवेट करना चाहूँगा कि आप समझो समय कम है बेटा। ठीक है, एक सवेरे उठ के एक काम बस करो कि हम सारे डिफिनेशंस याद करेंगे। इतना करोगे धीरे धीरे तुम्हारा कॉन्फिडेंस आए। कम से कम एसर्शन रीजनिंग स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो कि डायरेक्ट डिफिनेशन से निकल कर आते हैं, उस तरह के क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, और आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ठीक है, आप कोई हमारा बच्चा कमज़ोर नहीं है, कमज़ोर इसलिए कि उसकी हैबिटें थोड़ी सी उसको बदलने की ज़रूरत है। चलिए आते हैं वापस क्वेश्चन पर। स्टेटमेंट 1 कहता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट इज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट। तो ये बिल्कुल सही है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? इज अ ट्रांजैक्शंस, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस बिटवीन वन कंट्री टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। एक देश दूसरे देश के साथ जो भी ट्रांजैक्शंस करता है, ठीक है, उस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का जो तरीका होता है वो अकाउंटिंग तरीका होता है। मतलब जितने भी एक्सपोर्ट्स होंगे, मतलब इनफ्लो होगा पैसे का, जितने भी इंपोर्ट्स होंगे मतलब आउटफ्लो होगा पैसे का। ठीक है, वो सब डेबिट और क्रेडिट, इनफ्लोज आर रिकॉर्डेड इन द क्रेडिट साइड, आउटफ्लोज आर रिकॉर्डेड इन द डेबिट साइड। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है डेबिट और क्रेडिट का, ठीक है, वो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट इज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट। तो ये बिल्कुल सही निकला। ठीक है, अब दूसरा स्टेटमेंट है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट रिकॉर्ड्स द फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस ऑफ द कंट्री विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अभी जस्ट हमने बताया कि ये रिकॉर्ड करता है जितने भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस है, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन। जब भी आप ट्रांजैक्शंस करते हो वो ट्रांजैक्शंस फॉरेन एक्सचेंज में ही होता है। जब भी एक्सपोर्ट करोगे आप तो आपको पैसे डॉलर में मिलेंगे या जिस कंट्री की जो से आप ट्रांजैक्शंस करो उस कंट्री की मुद्रा आएगी हमारे पास। ठीक है, आप चाइना से करो तो युआन, ठीक है, तो या रूबल, रशिया से कर रहे हो दिनार। तो इस तरीके से जिस भी कंट्री से आप ट्रांजैक्शन करोगे तो उस कंट्री की मुद्रा मिलेगी या यूएस डॉलर जो कि इंटरनेशनल करेंसी माना जाता है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट रिकॉर्ड्स द फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस ऑफ द कंट्री विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो एक देश का विश्व के तमाम देशों के साथ जो व्यापार होता है उस व्यापार को हम फॉरेन एक्सचेंज के माध्यम से करते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी सही है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट रिकॉर्ड्स द फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस ऑफ द कंट्री विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा अब आप खुद ही बता दोगे। तो बोथ द स्टेटमेंट्स 1 and 2 आर ट्रू। ठीक है, चलो ठीक है, कितने लोग बच्चों को समझ में आया? यस गिव, यस मैसेज कीजिए। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलो ठीक है, बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन बड़ा ही ट्रिकी रहा, मैंने लिखा गुड क्वेश्चन लिख भी दिया इसमें। ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी रहा, ठीक है, लेकिन आसानी है। ये कई बार आप इसको देख चुके इस इमेज को, कितनी बार आपने देखा हुआ है इस तस्वीर को, आपने जब नेशनल इनकम अकाउंटिंग जब आप पढ़ रहे थे। ठीक है, तो रीड द फॉलोइंग फिगर्स केयरफुली एंड चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स फ्रॉम द गिवन बिलो। ठीक है, रीड द फॉलोइंग फिगर्स केयरफुली एंड चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स फ्रॉम द गिवन बिलो। तो ये आपका क्या है? हाउस होल्ड सेक्टर है।
और प्रोड्यूसिंग सेक्टर है, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, और इधर क्या है, सर्विसेज ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। अब ये जो फ्लो है, ठीक है, ये जो फ्लो है वो दोनों फिजिकल फ्लो है, रियल फ्लो जिसको फ्लो कहते हैं वो है। ओके, पहला ये रियल फ्लो हो गया, व्हाट पॉइंट। अब ये देखो, अब मैं तो एक का आंसर दे दिया, लेकिन क्वेश्चन पढ़ना जरूरी है कि ये क्वेश्चन, ये फिगर था और अल्टरनेटिव क्या दिया है, रियल है, सर्कुलर है, नॉमिनल है, बोथ ए एंड बी, ठीक है। अब ये क्वेश्चन जो है केवल वह तो बच्चों ने रियल किया होगा, लेकिन बोथ ए एंड बी दिया है, तो रियल और सर्कुलर, देखो ये सर्कुलर तो है ही है, ठीक है, इसमें कोई तरह सर्कुलर फ्लो, इसका इस टॉपिक का नाम ही है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, तो ये सर्कुलर तो है पहली बात। और चूंकि गुड्स एंड सर्विसेज है और सर्विसेज ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन, तो ये फिजिकल मतलब रियल फ्लो भी है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, ये रियल भी है और सर्कुलर भी है। अब ये इस क्वेश्चन को देखिए, ठीक है, एमपीसी एमपीएस का 4 गुना है और आय के शून्य स्तर पर उपभोग 10 करोड़ रुपए है, चलो हिंदी में पढ़ रहे हैं, ठीक है। इफ एमपीसी इज 4 टाइम्स एमपीएस, ठीक है, एमपीसी क्या है, 4 टाइम्स है एमपीएस का, ठीक है, तो एमपीसी इज इक्वल टू 4 एमपीएस ऐसे कह सकते हैं। एंड कंजम्पशन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम इज ₹70 करोड़, कंजम्पशन जो है जीरो लेवल, जो है इनकम का जीरो लेवल है उसमें 70, मतलब ये क्या हुआ, जीरो इनकम जीरो होता है और जब उस समय जो कंजम्पशन होता है उसको कहते हैं ऑटोनमस कंजम्पशन, तो मतलब सी बार आपका 70 करोड़ दिया हुआ है। द रेलेवेंट कंजम्पशन फंक्शन क्या होगा, मतलब आपके पास सी बार की वैल्यू मालूम है, वाई मतलब जीरो है वो, आपको ये मालूम है, ठीक है। एमपीसी क्या है, एमपीएस का 4 गुना है, ठीक है, तो आपको कंजम्पशन फंक्शन के रूप में आपको ये निकालना है, तो एमपीसी हमारा 4 गुना है, तो आपका आंसर क्या होगा ये बताना है आपको, ठीक है। तो अब इसमें से आपको ये चूज़ करना है कि इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आप देखिए सी के ऑल द इक्वेशंस आर रिटन, ये कंजम्पशन के फंक्शन के रूप में कंजम्पशन का इक्वेशन लिखा हुआ है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन भी कहते हैं इसको, ठीक है, कंजम्पशन इक्वेशन को एक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन भी कहते हैं, ध्यान रखेंगे आप। तो सी इज इक्वल टू, इसका इक्वेशन मूल जो इक्वेशन होता है ओरिजिनल, सी इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई, जहाँ बी क्या होता है, वो हमारा एमपीसी होता है, ठीक है, तो हमको एमपीसी के टर्म में निकालना है। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम देखते हैं कि कैसे सॉल्व करना है, मैंने सॉल्व करके ऑलरेडी रखा हुआ है, इसको मैं दिखाता हूँ आपको। अब इसको देखिए आप, अब हम जानते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है, एमपीसी और एमपीएस इज इक्वल टू 1, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एमपीसी इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ एमपीएस, ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट लाइन हमारी क्या लिख रही है, एमपीसी इज इक्वल टू 4 एमपीएस एज गिवन इन द क्वेश्चन। अब हमने एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1 के फॉर्मूले में एमपीसी की जगह हमने 4 एमपीएस लिख दिया, चूँकि सिंस एमपीसी इज इक्वल टू 4 एमपीएस इट इज गिवन इन द क्वेश्चन इटसेल्फ, तो 4 एमपीएस प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1, ठीक है, ये दोनों मिलकर हो गया 5 एमपीएस इज इक्वल टू 1, और एमपीएस की वैल्यू क्या होगी 1/5 दैट इज 0.2। देन एमपीसी की क्या वैल्यू होगी, हम जानते हैं कि एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू 1, जो कि सबसे ऊपर मैंने लिखा हुआ है, तो 1 माइनस 0.2, 0.2 क्या है एमपीएस है, तो 1 माइनस एमपीएस दैट इज 0.2 इज इक्वल टू 0.8। अब फॉर्मूला हमारा क्या है, सी इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई, तो सी बार क्या है, दैट इज ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस बी वाई, ओके, तो सी इज इक्वल टू सी बार मतलब 70 तो दिया हुआ है क्वेश्चन में, प्लस हमने अभी एमपीसी की वैल्यू निकाला है, बी की जगह हमने 0.8 लिख दिया, और वाई ये फॉर्मूला हमारा बन गया, सी इज इक्वल टू 70 प्लस 0.8 वाई, और ये हमारा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। तो आई थिंक इट इज़ अ वेरी मच क्लियर टू यू, ठीक है, चलिए थैंक यू। ओके, नाउ 7th क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन होगा कि आपका, तो हिंदी का ये है वर्जन और ये इंग्लिश वर्जन, तो हम इंग्लिश वर्जन को पढ़ रहे हैं। द कैबिनेट लेड बाई प्राइम मिनिस्टर हैज डिसाइडेड दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट विल प्रोवाइड फ्री फूड ग्रेन्स टू 81.35 करोड़ अप्रॉक्सीमेट बेनिफिशरीज अंडर द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना PMGKY फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2024। ये सोर्स दिया हुआ, ये सब बातें हमारे बहुत वैल्यू की नहीं है, ठीक है। वैल्यू की बात क्या है कि प्रधानमंत्री ने एक डिसीजन लिया कि हम फ्री फूड देंगे, फूड ग्रेन्स देंगे जो गरीब लोग हैं, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत, ठीक है, फॉर ए पीरियड ऑफ 5 years,
with effect from 1 January 2024. Okay, based on the aforesaid statement, ऊपर दिए गए स्टेटमेंट के आधार पर आइडेंटिफाई द बजटरी ऑब्जेक्टिव्स, सरकार का बजट का उद्देश्य क्या है। बजट की जो बहुत सारे उद्देश्य आपने पढ़े हैं, तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बजट हम लोग पहले ही याद कराते हैं बच्चों को। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बजट से क्वेश्चन उठा हुआ है, तो बजटरी ऑब्जेक्टिव्स द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू अचीव, इससे कौन सा बजटरी जो ऑब्जेक्टिव्स है, बजट का कौन सा उद्देश्य इससे पूरा करने का प्रयास हो रहा है। चूज द करेक्ट ऑप्शंस, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी। ओके, तो इसको आपको ये समझना है कि इसमें आपको इस चारों जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज जो बजट के ऑब्जेक्टिव्स हैं, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी, ये सारी चीज़ें में से आपको सारा का ज्ञान होगा, तब इस क्वेश्चन को आसानी से, मतलब कहने का मतलब कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बजट आपको याद होना चाहिए। इज इट क्लियर? तो इन सारे क्वेश्चंस के ऑप्शन पर आप विचार करेंगे, ठीक है। तो रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, गवर्नमेंट रीएलोकेट करती है रिसोर्स का, ठीक है, बजट के माध्यम से अलग अलग सेक्टर्स को, इकोनॉमी की जो अलग अलग सेक्टर्स हैं उसको हम रीएलोकेट करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। अब दूसरा ऑप्शन क्या है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। यहाँ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का कोई प्रश्न नहीं है, ठीक है। हमारा 1991 की तरह का कोई क्राइसिस नहीं है। इसमें सरकार क्या करती है, सरकार के पास है, अन्न है, सरप्लस अन्न है, उसको दिया, सबने कंट्रीब्यूशन किया, सरकार के पास अन्न है और उसको सरकार ने दूसरे को दिया। देख लीजिए, गरीब प्रधानमंत्री ने क्या किया, प्रोवाइड फ्री फूड ग्रेन्स। ओके, तो 81.35 करोड़ बेनिफिशियरी, ठीक है। तो स्टेबिलिटी का कोई प्रश्न नहीं है, इसमें कोई इन्फ्लेशनरी कंडीशन नहीं है, बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस नहीं है, फॉरेन एक्सचेंज की क्राइसिस नहीं है, तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का कोई प्रश्न नहीं है, ठीक है। अब इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए भी कोई बात नहीं है, इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी की बात नहीं है। हमने पहले दूसरे पॉइंट में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को ले लिया। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को भी स्थापित करने की जरूरत नहीं है कि सरकार इकोनॉमी को बूस्ट करने के प्रयास में या उसको स्ट्रेंथन करने का कोई प्रयास ऐसा करी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन क्या है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ठीक है। अन्न किसी ने उपजाया, फार्मर, बड़े बड़े फार्म, पंजाब हरियाणा या कह लीजिए जो भी हमारे रिच फार्मर्स हैं, तो उन फार्मर्स ने उपजाया, सरकार के गोडाउन में आया, सरकार के पास सरप्लस फूड ग्रेन्स है, सरकार ने गरीबों के लिए, तो यहाँ पर सबसे अप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो आई होप दैट इट इज़ वेरी मच क्लियर टू यू, ठीक है। एक बार आप अपना नोट दे दें कि आपको समझ में आया। यस यस, ठीक है, वेरी गुड, चलो ठीक है। तो ये हम अगला जो हम डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।